अभी हम जो अभी तक हमने जो देखा है वो हमने काफी सारे प्रोबेबिलिटी मॉडल्स देखे हैं, रैंडम वेरिएबल्स, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस, उनके पीएमएफ्स, उनके सीडीएफ्स, उनके माध्य प्रसरण, सहप्रसरण भी देखे हैं। अभी हम देखते हैं जब हमारे पास एक्चुअल आंकड़े आते हैं, कोई जांच कर रहे हैं सर्वे के थ्रू, तो सैंपल ले रहे हैं, नमूना या प्रतिदर्श ले रहे हैं और उनके मेजरमेंट्स हमारे पास आते हैं, वो आंकड़े होते हैं। सो कंसिडर अ सैंपल a namuna of observations in any random experiments. ये रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हमने अभी तक देखे हैं उसमें से कोई भी हो सकता है या कोई अलग रैंडम एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। जैसे कि मान ले कि अगर हमारे पास हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं 10 बार और उसमें हम देखेंगे उन 10 कॉइन टॉसेस में कितने बार हेड्स आया, या हम देखेंगे जैसे कि एग्जाम्पल काउंट नंबर ऑफ heads in 10 tosses of a coin, या अलग एक उदाहरण होगा चूज 5 स्टूडेंट्स रैंडमली फ्रॉम अ क्लास और उनसे उनके गणित विषय के मार्क्स पता कर ले एंड गेट देयर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। जो पिछला एग्जाम हुआ है मैथ्स का, उसमें से उनके मार्क्स जान लें। तो समझ लीजिए ये जो 5 हमने स्टूडेंट्स रैंडमली चूज किए हैं, उनके मार्क्स अगर हम पता करें तो हो सकता है उनके मार्क्स कुछ इस प्रकार से हो 71, 53, 92, 81 या 87। लेकिन क्लास में तो काफी सारे बच्चे हैं, उसमें से इन 5 को हमने रैंडमली चूज किया है और उनके मार्क्स पूछ लिए हैं। ये हो सकता है कि कोई और वहां पे आ जाए और वही रैंडम एक्सपेरिमेंट फिर एक बार दोहराए। तो क्या एक्सपेरिमेंट है, फिर एक बार वो रैंडमली 5 स्टूडेंट्स को चूज करेंगे और उनके गणित के मार्क्स पता कर लेंगे। तो हो सकता है कि वो जो 4 बच्चे दूसरे एक्सपेरिमेंट के तहत और रादर उसी एक्सपेरिमेंट के दूसरे ट्रायल के तहत जो चयन किए गए हैं, उनके मार्क्स है 90, 63, 72, 79, 77। तो जैसे हमने पहले बहुत बार ये देखा है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो उसके आउटकम्स अलग अलग होंगे। हर एक बार वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो उसके आउटकम्स अलग होंगे, इसीलिए हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इस एग्जाम्पल में हर चयन जो है वो रैंडम है, उसके कारण उसके ऊपर जो मापन कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल में क्या मेजरमेंट कर रहे हैं, उनके गणित के मार्क्स, वो अलग अलग आ जाता है। एक बार हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया तो हमारे पास ठीक ठीक आंकड़े आ गए। पहले ट्रायल में आ गए ये 5 आंकड़े जो ब्लैक कलर से लिखे हैं, और दूसरे ट्रायल में आ गए और 5 आंकड़े वो लाल कलर से लिखे हुए हैं। तो ये जो आंकड़े हैं जब हम एनालाइज कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो हम एसेंशियली ऐसे लिखते हैं कि ये स्मॉल x1, स्मॉल x2, स्मॉल xn
से हम दर्शाते हैं n ऑब्जर्वेशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जब हमने ऑब्जर्व कर लिया है एक्चुअल तौर पे, जैसे ऊपर एग्जांपल में लिखा था, या इवन नोशनल तौर पे, अगर हमने एक्चुअल ऑब्जर्वेशन करने से पहले हम इस सिंबल से दर्शा सकते हैं, वो जो वैल्यूज हम पाएंगे उसको हम दर्शाते हैं स्मॉल लेटर्स x1 x2 xn से। चूंकि ये रैंडम है और हम रैंडम वेरिएबल्स को दर्शाते हैं कैपिटल लेटर से, तो हम ये जो पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस है उनको हम कैपिटल x1 x2 xn से भी दर्शाते हैं। ये है रैंडम वेरिएबल्स। इस दोनों में आप फर्क ठीक से समझ लेना अभी ठीक है, क्योंकि ये जो हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं x1 स्मॉल x2 स्मॉल xn वगैरह, वो रैंडम है, वो अलग अलग ट्रायल्स में अलग अलग आ सकते हैं। देयर इज अनसर्टेनिटी, और वो अनसर्टेनिटी को दर्शाने के लिए हम उनको तय करते हैं रैंडम वेरिएबल्स कैपिटल x1 कैपिटल x2 कैपिटल xn। तो हम ये स्मॉल x1 स्मॉल x2 स्मॉल xn को मान सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन के बाद हमें जो वैल्यूज मिल रहे हैं उनको हम दर्शा रहे हैं ये स्मॉल लेटर से। और इस तरह के इवेंट्स तो हमने पहले देखे हुए हैं, अभी तक हम वही कर रहे थे। हम देख रहे थे क्या कि अगर रैंडम वेरिएबल x1 लेगा वैल्यू स्मॉल x1, रैंडम वेरिएबल x2 लेगा वैल्यू स्मॉल x2 वगैरह वगैरह वगैरह, और रैंडम वेरिएबल xn लेगा वैल्यू स्मॉल xn। तो इस तरह के इवेंट्स हमने पहले देखे हुए हैं, और उनके प्रोबेबिलिटीज वगैरह हमने देखे हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस, उनके अलग अलग उसके ऊपर जो कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं वो हमने देखे हैं। मैंने ये 5 स्टूडेंट्स का उदाहरण लिया है, उसी तरह से हम ये 10 टॉसेस ऑफ अ कॉइन का उदाहरण भी ले सकते हैं। और अगर 5 अलग अलग लोग वही ट्रायल परफॉर्म करेंगे, या 3 अलग अलग लोग वही ट्रायल परफॉर्म करेंगे, तो अलग अलग उसके किसी के लिए 5 हेड्स आएंगे 10 में से, किसी के लिए 7 आएंगे, किसी के लिए 2 आएंगे, और उसके बाद कोई 3 अलग लोग फिर एक बार वही एक्सपेरिमेंट दोहराएंगे, तो अलग 4 5 3 ये अलग अलग उसके परिणाम, उस एक्सपेरिमेंट के परिणाम अलग अलग आ सकते हैं। तो ये भी है x1 x2 xn, x1 x2 x3, और ये भी पॉसिबल वैल्यूज है x1 x2 x3। ये जो अनिश्चितता है उसको दर्शाने के लिए हम ये दोनों चीजें अब हम देखेंगे। हम कैपिटल x1 कैपिटल x2 कैपिटल xn से दर्शाएंगे रैंडम वेरिएबल्स, और जब एक्चुअल ऑब्जर्वेशन समझ लीजिए आ गए हैं तो उनको हम दर्शाएंगे स्मॉल x1 स्मॉल x2 स्मॉल xn से। जब हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस आ गए तो उसके हम अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस देख सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए हम सैंपल मीन को देख सकते हैं। सैंपल मीन हमारे पास अगर ऑब्जर्वेशंस है x1 x2 xn, तो हमारे पास एक नमूना है, सैंपल है, साइज n का, आकार n का एक नमूना है जो हमने पॉपुलेशन से लिया है। तो सैंपल मीन कैसे डिफाइन करते हैं? हम डिफाइन करते हैं x बार, डिनोट करते हैं x बार से, और उसकी परिभाषा है सिंपल एवरेज x1 प्लस x2 प्लस xn, सभी जो n
संख्या है उनको हम जोड़ लेंगे और उनको डिवाइड करेंगे जो सैंपल का साइज है n से। तो ये है परिभाषा सैंपल मीन की। तो ये जो उदाहरण हमने देखा है, पहला वाला ये मैं लिख सकता हूं, ये है सैंपल 1, एक सैंपल आकार 5 का एक सैंपल, और ये है सैंपल 2। ये भी एक नमूना है आकार 5 का, लेकिन उसकी वैल्यूज जो आंकड़े जो है वो अलग अलग है। तो पहले नमूने के लिए सैंपल 1 को हम अगर x बार कैलकुलेट करेंगे ये फॉर्मूला यूज करके, ये तो सिंपल एवरेज है, तो क्या करना है 71 प्लस 53 प्लस 92 प्लस 81 प्लस 87 डिवाइडेड बाय 5। मैं जैसे कि हमेशा करते आ रहा हूं, ये पहली बार हम कर रहे हैं तो मैं ये पूरा का पूरा लिख रहा हूं। तो ये देखा है कि 76.8 आता है। और सैंपल 2 के लिए x बार आता है इसी तरह से सभी 5 संख्याएं 90, 63, 72, 79, 77 को जोड़ लेंगे और उसको भाग देंगे 5 से, जो है सैंपल साइज, और उसकी वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट की है वो है 76.2। तो सिर्फ ये जो वैल्यूज x1, x2, xn है ये अलग अलग हो सकती है। सिर्फ वही नहीं, उसके कोई भी फंक्शन जैसे कि x बार वो भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ये जो सैंपल मीन है x बार, वो भी, उसमें भी अनसर्टेनिटी है, वो भी एक तरह से रैंडम है। और ये रैंडम, ये चीज की ये सैंपल मीन रैंडम है, ये दर्शाने के लिए हम कैपिटल X बार एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn बाय n। सो ये है सैंपल मीन। और जैसे कि हमने उदाहरण में देखा, अलग अलग सैंपल के लिए इसकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती है, तो ये रैंडम वेरिएबल ही है। और चूंकि ये रैंडम वेरिएबल है, हम उनको कैपिटल लेटर से दर्शा रहे हैं। और इस तरह के फंक्शंस, सैंपल वैल्यूज के फंक्शंस हम स्टैटिस्टिक्स में काफी बार यूज करते हैं। तो मैं ये एक जनरल डेफिनेशन में लिखने वाला हूं। डेफिनेशन: a statistic is any function whose value can be calculated from sample data. स्टैटिस्टिक, ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक इज अ टर्म हम यूज करेंगे। ये एक फंक्शन है ऑफ सैंपल डेटा। अगर मैं आमतौर पे लिख लूं, ये एक फंक्शन है सैंपल डेटा का। जैसे कि अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, x बार इज अ स्टैटिस्टिक, क्योंकि ये फंक्शन है सैंपल x1, x2, xn का। अगर हमें x1, x2, xn की वैल्यूज पता है तो हम इस स्टैटिस्टिक की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो रैंडम वेरिएबल है, और हमारे पास x बार
जो रैंडम वेरिएबल है, हम शायद स्टार्ट कर सकते हैं x1 x2 xn की बंटन या डिस्ट्रीब्यूशन से। सो क्या हम x बार का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं? उसी तरह सिर्फ यही स्टैटिस्टिक नहीं है, हमारे पास अलग अलग भिन्न भिन्न स्टैटिस्टिक यूज हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैटिस्टिक, पहले तो हमने x बार, तो मैं फिर एक बार दोहरा दूं, लेकिन इस बार मैं संक्षिप्त रूप से लिख लूंगा। हम सभी x1 x2 xn को जोड़ रहे हैं और डिवाइड करेंगे n से। तो ये तो कहलाता है सैंपल मीन। उसके साथ साथ मैं लिखने वाला हूं, अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है तो ये तो मैं लिख रहा हूं रैंडम वेरिएबल। ओके, तो ये डेफिनेशन यहां पे खत्म हो गया। ये है स्टैटिस्टिक, सॉरी, ये लिख रहा हूं मैं स्टैटिस्टिक हर एग्जाम्पल के लिए। और यहां पे फॉर सैंपल अगर हमारे पास वैल्यूज है x1 x2 डॉट 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 xn, तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? x बार विल बी सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय n, उसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। और ये जो स्टैटिस्टिक है सैंपल मीन, उसके लिए इस उदाहरण में हमने ऑलरेडी देखा है। हाँ, अगर हमारे पास आंकड़े हैं जो काले कलर में लिखे हैं सैंपल 1, तो x बार की वैल्यू अलग है, एक 76.8, और सैंपल 2 के लिए इसकी वैल्यू है 76.2। तो हम कैलकुलेट हम करेंगे अभी। तो ये x बार की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, एज अ रैंडम वेरिएबल हम उसको दर्शाएंगे कैपिटल X बार से। और एक रिलेटेड स्टैटिस्टिक है जो सिर्फ ये जो वैल्यूज है x1 x2 xn उसको जोड़ लेता है। तो ये सैंपल मीन नहीं है, इसको बोलते हैं सैंपल टोटल। और इसकी कोई भी एक फिक्स सैंपल x1 x2 xn के लिए ये सिर्फ कैलकुलेट करेंगे x1 प्लस x2 प्लस xn। और एक तीसरा महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक क्या है? डेफिनेशन अभी आप देख रहे हो, इट्स अ फंक्शन ऑफ सैंपल डेटा। तो स्क्वायर भी है एक ऑब्जर्वेशन। इसको पहले तो उसका फॉर्मूला लिखने से पहले मैं लिखूंगा, ये है सैंपल वेरिएंस। तो जैसे कि रैंडम वेरिएबल्स के लिए हम मीन ऑन वेरिएंस निकालते हैं, उसी के मद्देनजर हम सैंपल वेरिएंस को परिभाषित करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें पीएमएफ, पीडीएफ, सीडीएफ कुछ अपीयर नहीं करता है, क्योंकि ये सिर्फ फंक्शन होता है सैंपल ऑब्जर्वेशंस का, सैंपल वैल्यूज का। इसका डेफिनेशन क्या है? कुछ उसी तरह से है जो स्केल अभी हमने जो वेरिएंस वगैरह जो या मीन की परिभाषा देखी थी, उसको हम आगे जाके कहेंगे पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस। इसको हम कहते हैं सैंपल वेरिएंस। उसकी परिभाषा कुछ उसी तरह से है। हम हर एक वैल्यू xi को देखेंगे, उसमें से क्या घटाएंगे? माध्य घटाते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए। यहाँ पे हम सैंपल मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जो डेविएशन है उसको स्क्वायर करेंगे और उनका एवरेज लेंगे। थोड़ा सा फर्क है, अब हम डिवाइड बाय n नहीं करते हैं, हम डिवाइड करते हैं n-1 से। उसके लिए कुछ विशिष्ट कारण है, और उस किसी एक स्पेसिफिक सैंपल स्मॉल x1 स्मॉल x2 स्मॉल xn के लिए सैंपल वेरिएंस की वैल्यू स्मॉल स्क्वायर से दर्शाते हैं, और कैलकुलेट उसी तरह से करेंगे xi माइनस x बार होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय n-1। ये आप ध्यान रखें, एस स्क्वायर के डेफिनेशन में आता है n-1 डिनोमिनेटर में। इसको मैं ये तीन स्टैटिस्टिक हम ये प्रिलिमिनरी स्टैटिस्टिक है और इस कोर्स में हम देखेंगे, ये यूज करेंगे। इसके अलावा और अलग अलग काफी सारे फंक्शंस हम स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। हम अभी इन तीनों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। इन पर्टिकुलर मैं एस स्क्वायर पे कंसंट्रेट करता हूं। एस स्क्वायर जिसकी परिभाषा ऊपर है, जब भी मैं कैपिटल लेटर लिख रहा हूं तो मैं उसको रैंडम वेरिएबल समझ रहा हूं। जब भी मैं स्मॉल लेटर से लिख रहा हूं तो मैं उसके वैल्यूज को समझ रहा हूं, नंबर्स समझ रहा हूं। तो जो न्यूमरेटर है, तो हम न्यूमरेटर को अलग से लिखने वाले हैं। सो एस स्क्वायर जो सम ऑफ xi माइनस एक्स बार स्क्वायर बाय n-1 है, तो उसको मैंने लिख लिया एस एक्स एक्स बाय n-1। तो काफी क्लियर है कि एस एक्स एक्स की परिभाषा क्या होगी। एस एक्स एक्स की परिभाषा होगी xi माइनस एक्स बार स्क्वायर सम फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू n। और इसको मैंने इसलिए लिखा कि जैसे वेरिएंस के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है, उसी तरह से ये हम अगर एक्सपांड करेंगे और एक्स बार की परिभाषा यूज करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आता है सम ऑफ द स्क्वायर्स xi स्क्वायर माइनस सम xi होल स्क्वायर i इक्वल टू 1 टू n डिवाइडेड बाय n, जिसको मैं आगे जाके ये भी लिख सकता हूं सम ऑफ xi स्क्वायर माइनस सम xi बाय n तो है x बार, लेकिन न्यूमरेटर में स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में नहीं है। तो मैं सेकंड टर्म में n को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूं और सम ऑफ xi बाय n को x बार से दर्शित करूं तो आ जाता है n टाइम्स x बार स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर s स्क्वायर इज ये जो n-1 डिनोमिनेटर में है, मैं उसको अलग से लिखूं 1 डिवाइडेड बाय n-1 टाइम्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ xi i इक्वल टू 1 टू n माइनस n x बार होल स्क्वायर n x बार स्क्वायर। तो ये एक अच्छा फॉर्मूला है एस स्क्वायर के लिए। परिभाषा तो है ही, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं अभी। और अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यूज है x1 x2 xn के लिए, ऑल्सो स्मॉल s स्क्वायर कैन बी रिटन एज sxx स्मॉल sxx बाय n-1, और उसको हम उसी तरह से लिख सकते हैं सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ xi माइनस n x बार स्क्वायर। और फाइनली मैं ये भी एक रिलेटेड एक तरह से चौथा टेस्ट स्टैटिस्टिक है, एग्जाम्पल नंबर 4, स्टैंडर्ड डिविएशन, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन नमूना मानक विचलन जो होगा, जैसे कि पहले स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेरिएंस के बीच जो संबंध है वही रहेगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर, जिसको फॉर ऑब्वियस रीजन हम एस से भी दर्शा सकते हैं, और
अगर हमारे पास सैंपल है x1 x2 xn, तो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर, वो है स्मॉल एस। तो इस तरह के स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम ज्यादा पढ़ने वाले हैं आगे जाके। थैंक यू।